चाय 141 तुम्हारे ऊपर रेड वाइन डाली है फायरफ्लाई या। वही रोशनी एक गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे किए हुए थी। वह कुछ सोचते हैं वह चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र माइकल पर जाती है, जो किसी को ढूंढ रहा था, किसी से बात कर रहा था। और वह जब गॉडफादर को कुछ कहता है तो गॉडफादर भी परेशानी से वहां से चले जाते हैं। वह दोनों को देखकर अपना सर हिला देती है। तभी वह अपने कंधे पर कुछ महसूस करती है, जिससे अपनी नज़रें पीछे की ओर करके गहरी सांस लेकर अपना सर उसके सीने पर रख देती है और आंखें बंद कर लेती हैं। वह अंदर से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उसे कोई चाहिए उसे परेशानी को दूर करने के लिए, जिनकी बाहों में वह अपनी परेशानी को पूरी तरह से भूल जाए। वही सूर्या रोशनी के बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथों से उसकी पीठ को थपथपाए जा रहा था। इस समय रोशनी ने अपनी आंखें जरूर बंद कर ली थी और उसे ये सब बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला था। वही सूर्या उसे शांत करते हुए उसके दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से, क्या हुआ फायरफ्लाई, ऐसा क्यों लग रहा तुम किसी बात से परेशान हो और इतनी ज्यादा हो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो लोगों की नज़र में आने लोगों की और इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी। कहते कहते वह तो शांत हो जाता है, पर उसके बाद रोशनी को ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे उसने जो किया है वह सूर्या को पता है, पर वह ये सोचकर शांत हो जाती है कि सूर्या तो गॉडफादर के साथ था, तो वह कैसे उसे देख पाता। यही सोचकर वह अपना कर हिलाते हुए सूर्या की तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। कुछ नहीं, वह बस आप इतनी देर से दिखे नहीं थे तो सोचा कि गए तो गए कहाँ पर, क्या काम हो गया, मुझे बहुत नींद आ रही है और कल कॉलेज भी तो जाना है। सूर्या रोशनी की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान रोशनी के कपड़ों पर था, उन कपड़ों को देखकर अपना सर हिलाते हुए। वैसे ऐसा क्यों लग रहा, इस गाउन को देखकर किसी ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर रेड वाइन डाली है फायरफ्लाई या। कहते कहते वह उसकी नीली आंखों में देखने लगता है। रोशनी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वह उसकी आंखों में देखकर उसके सवाल का जवाब देना चाहती थी, पर उसकी आंखों में देखकर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसको जवाब दे, क्योंकि वह जो बोलने वाली थी वह झूठ ही था। वह अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वह गलती से मेरा ध्यान नहीं था तो मैं गिर गई और रेड वाइन मेरे ऊपर गिर गया। अब अपने सवाल बंद करेंगे आप, तो सीबीएसई तरह सवाल करने लगे हैं। पहले से ही आपकी बीवी इतनी परेशान हो चुकी है, थक चुकी हैं। ये 50 किलो का गाउन मुझे पहना दिया है और मैं इतनी सी पतली लड़की इस गाउन का वेट उठा नहीं पा रही हूँ और ऊपर से आप ऐसे सवाल किया जा रहे हैं। रोशनी के बात पर सूर्या कुछ नहीं कहता है, वह बस अपना सर हिलाकर रोशनी को अपने साथ ले जाने लगता है। वही रोशनी जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। वह पीछे देखी है तो मंदार और तेजाब भी वहां पर आ रहे थे। रोशनी जब कार में बैठी है तब जाकर वह एक राहत की सांस लेती है और अपना सर सूर्या के कंधे पर रख देती है। सूर्या रोशनी को देखा है पर कुछ नहीं कहता है। वह विंडो से बाहर उसे चांद को देखने लगता है, जिस पर कोई भी दाग नहीं था। वह चांद को देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और रोशनी के बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही वक्त बाद वह महसूस करता है कि रोशनी सो चुकी है, जिससे वह उसके ऊपर अपना जैकेट डाल देता है। कुछ देर बाद वह दोनों ही राणा पैलेस में आ जाते हैं। जैसे ही वह दोनों राणा पैलेस में आते हैं, वही सूर्या रोशनी को अपनी गोद में उठाकर पैलेस के अंदर ले जाता है। इस समय रात के 12 बजे चुके थे, सभी सो चुके थे। सूर्या वैसे ही अपने साथ रोशनी को गोद में उठाए अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटकर उसके गाउन को निकाल देता है और एक साइड रखकर उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर देता है। तभी उसकी नज़र उसके कंधे पर लगे हुए लाल निशान पर जाती है, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है और बिना देर किए उसके कंधे पर उसे कपड़े को लेकर क्लीन करने लगता है। अच्छे से उसके बॉडी को क्लीन करने के बाद उसे अपने शर्ट पहनकर खुद वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, अपने दोनों हाथ सीलिंग पर लगाया अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेकर पूरी बॉडी को अच्छे से पानी में क्लीन करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वह जब बाहर आता है तो अपने मोबाइल को देखा है जिसकी फ्लैश ऑन हो रही थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई उसे कॉल कर रहा है। जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए एक लोअर को पहनकर वैसे ही एक नज़र बद पर आराम के साथ सो रही हूँ।
रोशनी पर जाती है और फिर बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल पर किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल अटेंड होता है। सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, जो कहा था वह हो गया, कोई सबूत तो नहीं है ना? सामने वाला अपने शांत आवाज में, हमने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पहुंच पाएगा, पर एक सब कुछ बचा है, उसका क्या करना है? सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, कल तक वह मेरे पास आने चाहिए, कहते हुए वह कॉल को कट कर देता है और अपने मोबाइल को वहीं सोफे पर फेंककर खुद सोफे पर बैठ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में जाता है। वह देखता है रोशनी सो चुकी है। ये देखकर वह उसके पास चला जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भर देता है और उसके माथे को चूमकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वह जब अपनी आंखें बंद कर लेता है तब करीब 10 मिनट के बाद रोशनी अपनी आंखें खोल देती है और सूर्या को देखने लगती है। फिर उदासी से अपना सर हिलाकर फिर इसे उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मंदार के अपार्टमेंट में, मंदार अपने अपार्टमेंट में आते हुए गुस्से में पीछे तेजाब को देखकर, अब तुम अपने घर पर नहीं जा सकते क्या? यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अब तो डिनर भी कर लिया है हम दोनों ने, फिर भी तुम्हें यहीं पर आना था। कहते कहते वह अपार्टमेंट को खोल देता है। तभी तेजाब, जिसे दोनों हाथ अपने पेन की पॉकेट में डाले थे, वह साइड वाले अपार्टमेंट की तरफ देखा है। उसे कुछ सही नहीं लगता है। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे तेजाब मंदार की तरफ देखने लगता है। मंदार, जो अपार्टमेंट को ओपन करके अंदर जा रहा था, वह पीछे तेजाब को देखा है और गुस्से बड़ी आवाज में, अब यहीं पर खड़े रहने वाले हो या आने वाले हो? मुझे बहुत नींद आ गई है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। मंदार की बात को सुनकर तेजाब अपना सर हिला देता है। अपार्टमेंट का दरवाजा तो खुल चुका था पर कोई आया नहीं था। वह अपार्टमेंट में जा ही रहा था कि तभी वह एक लड़की को अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखा है। इस समय उसने मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह रो रही थी और हल्की हल्की लाल भी हो चुकी थी, जिससे उसे किसी ने मारा गया हो। वह आंखों की साइड में गौर से देखा है तो वहां पर हल्का हल्का काला दिख रहा था। वही वह लड़की जब देखी है कि तेजाब उसे देख रहा है तो बिना देर किए लिफ्ट की तरह बढ़ने लगती है। वही अपार्टमेंट से बाहर वह लड़का भी आ जाता है। वह तेजाब को देखा है तो तेजाब बड़े एटीट्यूड के साथ ऐसे दिखता है जैसे उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। वह बड़े आराम के साथ अपार्टमेंट को बंद करके अंदर चला जाता है। वही वह लड़का तेज को देखकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने अपार्टमेंट को बंद करने से पहले उसे लड़की की तरफ देखा है, जो डर के मारे वहां से जा रही थी। फिर अपना सर हिलाकर अपार्टमेंट को बंद कर देता है। वही तेजाब अपने कोट को निकलते हुए सोफे पर फेंक देता है। मंदार उसके सामने पानी का गिलास आगे कर देता है। तेजाब पी लेता है और मंदार उसके सामने बैठ जाता है। मंदार वह से जाने ही वाला था कि तेजाब उसे देखकर कुछ सोचते हुए, तुम्हारा जो नेबर है वह कब से यहाँ पर आया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में? एक पल के लिए तो तेजाब का सवाल सुनकर मंदार हैरान हो जाता है। फिर अपना सर हिलाते हुए, मुझे भी कुछ पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि मैं जब से आया था उसे पहले ही यह रहने के लिए था। करीब मुझे यहाँ पर आए हुए 2-3 साल हुए होंगे। मेरी बातें कभी नहीं होती थी उससे, न ही उसने कभी मुझसे बात नहीं की। यार तक कि उसके अपार्टमेंट से कभी कभी चीज टूटने की आवाज आती थी। मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो लड़का पहले से ही बहुत अजीब लगता था, क्योंकि इतने साल हो गए मैंने आज तक उसकी फैमिली को नहीं देखा था। अगर मैंने कभी देखा तो उसकी अपार्टमेंट में कोई ना कोई लड़की ही देखते थे। पर तुम ऐसे सवाल क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तेजाब कुछ नहीं कहता और अपने पैंट्स के पॉकेट से एक रिवॉल्वर को उसकी तरह बढ़ते हुए, इस रिवॉल्वर को अपने पास रखना, इसका लाइसेंस है मेरे पास। अगर इससे तुमने किसी को मार भी दिया तो डोंट वरी, मैं हैंडल कर दूंगा। और एक अच्छे से बात याद, वह लड़का अगर तुमसे बात करने के लिए भी आए कभी भी तो उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी नेगेटिव वाइब आए तो उसे वही शूट कर देना, बाकी मैं हैंडल कर दूंगा ना। अगर मैं अपने बेबी बॉय के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जब 142 शावर रोमांस। तेजाब कुछ नहीं कहता और अपने पैंट्स के पॉकेट से एक रिवॉल्वर को उसकी तरह बढ़ते हुए, इस रिवॉल्वर को अपने पास रखना, इसका लाइसेंस है मेरे पास। अगर इससे तुमने किसी को मार भी दिया तो डोंट वरी, मैं हैंडल कर दूंगा।
और एक अच्छे से बात याद, वह लड़का अगर तुमसे बात करने के लिए भी आए कभी भी, तो उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी नेगेटिव वाइब आए तो उसे वही शूट कर देना, बाकी मैं हैंडल कर दूंगा ना। अगर मैं अपने बेबी बॉय के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तेजाब की बात और उसकी रिवॉल्वर को देखकर मंदार हैरान हो जाता है। वह हैरानी के साथ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, वैसे भी मैं उससे बात कहाँ पर करता हूँ और कहाँ मिलता हूँ उससे। वह ना तो मेरे कभी अपार्टमेंट के पास आया है, ना ही हम दोनों ने कभी बात की है। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, और वैसे भी तुम बोलो मत, मुझे कुंग फू आता है। तेजाब अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास चला जाता है और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है, जिससे मंदार के दोनों हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। तो तेजाब उसकी आंखों में देखकर, मुझे पता है बेबी बॉय, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुंग फू आता है, पर कभी कभी यही चीज़ हमें वह करके दिखाती है जो हमने सोचा नहीं था, और क्या पता है इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़े और तुम्हें खुद भी ना पता चले। अपने पास रख लो, इससे पहले कि मैं ज़बरदस्ती इसे रखने के लिए तुम्हारे साथ कुछ करूं, अगर तुम चाहो तो। कहते कहते वह उसके शर्ट के बटन को अपनी उंगलियों में पकड़ लेता है, जिससे मंदार उसका हाथ अपने से दूर करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे रख लूंगा, मुझे अब फ्रेश होना है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, उद्धरण चिन्ह कहते हुए को वहां से भाग कर जाने लगता है। वही तेजाब मंदार के सामने जो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुके थे। वह अपने मोबाइल को निकलते हुए कुछ सोचकर, लगता है इसकी पूरा कुंडली निकालने पड़ेगी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि यह करता क्या है। आखिर बेबी बॉय की सिक्योरिटी की बात है, इसमें लापरवाही में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कहते हुए वह अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप करने लगता है और वहां से मंदार के कमरे में चला जाता है। जब तेजाब कमरे में आता है तो देखा है वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है, जिसका मतलब साफ था कि मंदार ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उसकी ऐसी लापरवाही को देखकर तेजाब के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर अपने शर्ट और पेंट को निकालकर वैसे ही वॉशरूम में चला जाता है। जब वह वॉशरूम में आता है तो देखा है मंदार की पीठ उसके सामने थी। इस समय मंदार ने कुछ भी पहना नहीं था, वह अपने बालों को शैम्पू लगाकर धो रहा था, जिसे देखकर तेजाब एक गहरी सांस लेता है। वह मंदार की पूरी बॉडी को देखकर अपने गले को सूखने हुए महसूस कर रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, कंट्रोल तेजाब, ये तुम्हारा ही है, पता है मुश्किल हो रहा है, आखिर मेरा बेबी बॉय है, इतना हैंडसम और इतना प्यार है कि मैं कैसे अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ। पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं कंट्रोल के बाहर सब कुछ किया तो बेबी बॉय नाराज हो जाएगा और मनाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। आखिर इसके नखरे भी किसी लड़की से कम है। कहते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और बिना देर किए कुछ सोचते हुए मंदार के पास चला जाता है। शैम्पू कर रहा था अपने बालों का, वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पूरे बालों का शैम्पू उसके बालों से हटकर नीचे बहता जा रहा था। तभी वह अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस करता है, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि पीछे कौन है, तो इसी वजह से वह पीछे देखने लगता है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो चुका था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखकर, तुम और यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं पहले शावर लेता हूँ फिर तुम आ जाना ना, क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की, जाओ जल्दी से। ओ बेबी बॉय शर्मा रहा है, इंटरेस्टिंग फॉर बेबी को, तुम शर्मा क्यों रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है तुमने ये सब देख लिया होगा। नहीं नहीं, तुमने तो मुझे पूरा देख लिया है। क्यों, सही कहा ना, हम पहली बार तो वॉशरूम में नहीं आए हैं। कुछ याद आए चाहे, मैं उसे वक्त नशे में था, पर बेबी बॉय को ये पता नहीं होगा कि मैं चाहे कितने भी नशे में रहूं, बाद में मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ ही जाता है। कहते कहते वह उसे दीवार से लगाकर उसकी कमर को पकड़कर अपने एक हाथ को उसके सीने पर ले जाता है। वह उसके चेस्ट से लेकर उसके एब्स को अजीब तरह से छू रहा था, जिससे मंदार ना चाहते हुए भी प्लेजरफुल कर रहा था। वह अपनी आंखें कस के बंद करके गहरी सांस लेकर उसके सीने को पकड़कर अपने से दूर करते हुए, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं गे नहीं हूँ, मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो मुझसे दूर हो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है, मैं थक चुका हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गुस्से में करना दूँ। मंदार की बात को सुनकर तेजाब उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगाते हुए, पर लगा तो नहीं रहा है,
तुम कितना भी ट्राई करो बेबी बॉय, तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारी आंखें ही बता रही है कि तुम्हें ये कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मुझे बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं आ रहा है, कहते कहते वह उसे आंखें दिखाने लगता है। तो तेजाब अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्यों नहीं टेस्ट की जाए? अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है या तुम्हें से कुछ फील नहीं हो रहा है तो तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे। अगर तुमने रिएक्ट कर दिया तो। तेजाब की बात सुनकर मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी के साथ, टेस्ट पर कैसा टेस्ट, में कुछ नहीं करने वाला हूँ, अब तुम यहाँ से निकले, मुझे जल्दी से फ्रेश होना है। तेजाब मंदार बात सुनकर उसके लाल लाल हुए गालों को छूते हुए, क्यों डर गए अपनी असलियत को जानकर? मतलब मैं सोच रहा हूँ वह सही है, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है और खास करके मुझ में। क्यों सही कहना बेबी बॉय, इसी वजह से मेरा बेबी बहुत टेस्ट करने के लिए मुझे मना कर रहा है, नॉट बैड। तेजाब की बात सुनकर मंदार एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, ओके तुम्हें जो करना है वह तुम कर सकते हो। तेजाब उसके हाथों को छोड़कर उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, सोच लो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। मंदार वैसे ही उसे देखकर, मुझे नहीं बल्कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा क्योंकि मुझे तो कुछ फील होने नहीं वाला है। उद्धरण चिन्ह। तेजाब अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के लिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है बेबी बॉय, देखते हैं ये कब तक रह पाता है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसके सीने पर अपनी होठों को ले जाता है। अपने ठंडा होंठ उसके सीने पर रखते ही मंदार अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तेजाब नीचे नीचे चला जाता है, जिससे मंदार अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अपने पीठ से लगा लेता है। तभी वह अपनी आंखें कस के बंद करके नीचे झुककर तेजाब को देखना है, जो उसे प्लेजरफुल करवा रहा था। ये देखकर मंदार अपना चेहरा ऊपर कर रहा था, ना चाहते हो गई थी जितनी बार वह अपनी आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह सारी कोशिश जैसे कुछ काम की ही ना हो। उसने लगभग अपने लोअर लिप को बीते करके उसे खून निकाल दिया था। अब वह अपनी आवाज़ से नहीं रोक पाता है। पूरे वॉशरूम में उसकी मोर्निंग शुरू हो जाते हैं, जिसकी आवाज़ को सुनकर तेजाब उसे और भी ज़्यादा प्लेजर फील करवाने लगता है। वह जब ऊपर आता है तब मंदार गहरी गहरी सांस से लेने लगता है। वह उसे देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगता है। तो तेजाब अपने फोटो को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, कोई कह रहा था कि उसे मेरे कुछ भी करने से कुछ फेल ही नहीं होता है, तो यह आवाज़ से कैसे आ रही थी? क्या हुआ बेबी बॉय, चेहरा लाल क्यों पड़ गया? मंदार यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, बहुत हो गया, अब मैं जाता हूँ, वैसे भी तुमने मुझे गंदा कर रखा है। कहते हुए वह जाने ही वाला था कि तेजाब अपनी तरफ खींचकर उसकी पीठ से अपने सीने को लगाकर, पर मैंने वह किया ही नहीं है जो अभी तक बाकी है। क्या कहते हैं, दर्द सह पाओगे? प्लेजर तो तुमने फुल कर लिया, अब दर्द भी तो सह लो। वादा करता हूँ बाद में बहुत मजा आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पेनफुली होता है बेबी बाय, बस थोड़ा सा ही दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों का मतलब समझकर मंदार उससे दूर होते हुए एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, मुझे ना ही तुम्हारे साथ वह सब कुछ करना है और ना ही मुझे कोई दर्द चाहिए। अब हटो मेरे ऊपर से, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं बिस्तर पर जाकर तुमने जो किया है ना, उसके बाद मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी है। मेरा गला सूख रहा है, मुझे जल्दी से फ्रेश होकर सोने में जाना है। कल ऑफिस भी है, बाद में हम इस बारे में बात कर लेंगे। कहते हुए वो अपने हाथों को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो तेजाब उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें से छोड़कर उसके कंधे को चूमते हुए, मतलब तुम्हें ये चाहिए? कोई नहीं, आराम के साथ यह हम करेंगे, वह भी जब तुम चाहोगे, कहते हैं। कहते हुए वो उसे अपनी तरफ करके शावर में आ जाते हैं और मंदार को कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेजाब उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे मंदार पल के लिए तो हैरान हो जाता है, पर वह उसे दूर ना होकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाता हूँ। जब 143 रोशनी की यादें, कहते हुए वो अपने हाथों को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो तेजाब उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें से छोड़कर उसके कंधे को चूमते हुए, मतलब तुम्हें ये चाहिए? कोई नहीं, आराम के साथ यह हम करेंगे, वह भी जब तुम चाहोगे, कहते हैं। कहते हुए वो उसे अपनी तरफ करके शावर में आ जाते हैं और मंदार को कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेजाब उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है,
जिससे मंदार पल के लिए तो हैरान हो जाता है, पर वह उसे दूर ना होकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाता हूँ, जिससे तेजाब उसे बेहद पैशनेट के साथ किस करने लगता है। वह इतनी ज़्यादा पैशनेट के साथ किस कर रहा था कि मंदार सब कुछ भूलकर उसमें ही खो गया था। उन दोनों की आवाज़ से पूरे रूम में सुनाई दे रही थी, और तेजाब उसे दीवार से लगाकर उसके पूरे स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन को रगड़ रहा था। इस समय दोनों नहीं कपड़े नहीं पहने हुए थे। तेजाब जब यह महसूस करता है कि मंदार को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पर फिर भी वह किस कर रहा है, तो वह खुद ही उसके होठों को छोड़कर उसके कंधे पर होठों को रख देता है। करीब 20 मिनट के बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं। एक साथ शॉवर लेने के बाद दोनों ही कपड़े चेंज करके बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। कुछ ही देर बाद मंदार को तेजाब की बाहों में नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। वही तेजाब मंदार के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। कुछ वक्त बाद उसे भी नींद आ जाती है और वह वैसे ही मंदार को अपनी बाहों में पड़े गहरी नींद में चला जाता है। वही सुबह का वक्त रोशनी की आंखें जो खुलती है तो वह देखी है उसका पति उसके साइड में नहीं है, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है। फ्रेश होने के बाद उसके चेहरे पर जो ठंडा एक्सप्रेशन थे, चेहरा भी ज़्यादा ठंडा पड़ जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और कुछ याद करने लगती है। 1 साल पहले रोशनी जो करीब 16-17 साल की थी, वह अपनी मां के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी एक वैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह इग्नोर करके जाने ही वाली थी कि उसमें से 2 शख्स बाहर निकालकर उसके मुंह पर रुमाल को रखे उसे वैन के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खोलता है तब वह एक अंधेरे कमरे में थी जहां पर कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन लड़कियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि जिससे रोशनी, जिसकी आंखें लगभग आज खुली थी, उन आवाज़ों से उसकी पूरी बेहोशी निकल जाती है और अपने कानों पर हाथ रख देता हूँ तो उस लड़कियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी, उसकी कानों में वह आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़कियां भीख मांग रही है। छुड़ाने की वह दर्द उन लड़कियों को सह नहीं हो पा रहा है। वह रो रो कर भी लग रही है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पर कोई है जो सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वह अपने कदम जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगती है। अपनी जगह से खड़ी होकर उसे रूम को देखती है। उसे रूम का दरवाजा बंद था, डिम लाइट चालू थी, अंधेरा ज़्यादा नहीं था। वह उसे रूम के दरवाजे में देखते हैं तो दरवाजे के बीच के लाइन में से उसे कुछ हल्का हल्का रखने की कोशिश एक लड़की उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर रोशनी की दिल की धड़कन में बढ़ने लगेगी। वो पूरी तरह से डर से भी लग चुकी थी। वह अपनी जगह पर ही गिर जाती है और उसे लड़की को देती है, जिससे वह शख्स वह बेरहमी से बालों को पकड़कर खींच रहा था। वह गौर से देखने लगती है, पर तब तक वह लड़की जा चुकी थी। तभी वह किसी को अपने पास आते हुए देखते हैं, जिससे वह जल्दी से बेहोश होना चाहिए एक्टिंग कर लेती है। तभी एक बॉडीगार्ड वहां पर आ जाता है। वह रोशनी को बेहोश देखकर उसे अपनी बाहों में उठाकर कहीं ले जाने लगता है, जिससे रोशनी कांपने लगते हैं। वही वह बॉडीगार्ड उसे एक रूम में ले जाता है। रूम में जैसे ही वह लेकर दरवाजे को बंद कर देता है, वैसे ही रोशन हल्की हल्की अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक बड़े से कमरे में देखते हैं। उसे कमरे में देखकर वह डर से कांपने लगती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत, यही सोचकर वह चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी वह बालकनी में से देती है तो बालकनी से एक दूसरा दरवाजा था जिससे वह चढ़कर जा ही रहे थे कि तब एक शख्स उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे रोशन एक ही रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह करने वाली है। वह पीछे मुड़कर देती है तो वहां पर डैक्स खड़ा था, जो बेहद घटिया तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। पर वह जब रोशनी की नीली आंखें और उसकी खूबसूरती को देखा है तो उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगता है, जैसे आंखों से ही उसे अपनी कैद में कर देगा। रोशनी उसे से देखने से डर से कांपने लगती है। वह जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए, देखो देखो प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे घर पर भी तो माँ बहन होगी, थोड़ी तो मेरी मदद करो तुम्हारी बहन जैसी। वह इतना ही कह पाई कि तभी उसके गालों पर उसे दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसकी हड्डी टूट चुकी है। उसके होठों से कौन से खून आने लगता है।
इतनी जोर से डैक्स ने थप्पड़ मारा था। वह उसके बालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखकर, यहाँ मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, और एक तुम हो जिससे मेरी बहन बना है क्वीन। अपनी किंग के लिए ऐसी वाइल्ड नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड थिंग्स रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती इतनी घायल करने वाली है कि क्या कहूँ। आंखों की रोशनी बन गई हूँ मेरी। अब तो लगता है तुम्हारे बिना ये दुनिया ही फीकी फीकी लगने लगी है मुझे। कहते कहते वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात सुनकर रोशनी कुछ भी नहीं रहती है, तो फिर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि वह अभी के अभी बेहोश हो जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। वह थप्पड़ की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, और ये देखकर डैक्स अपनी बाहों में उठाकर बालकनी से रूम और ले जाकर उसे बेड पर लेट देता है। उसके होठों पर जो खून था उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपने अंगूठे से क्लीन करते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके होठों पर क्रीम लगाने लगता है। उसका गाल भी सूज चुका था। वह उसे पर गिफ्ट क्लीन लगाते हुए बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाकर, मुझे समझना चाहिए कि मेरी क्वीन कितनी ज्यादा नाजुक है। आज पहली बार थप्पड़ मारा है, कभी मारूंगा नहीं, पर अगर तुम कुछ भी गलती करोगी तो मुझे ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ेगा। जब से तुम्हें उसे गार्डन में देखा है तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तुम्हें पाने की प्यास कितनी बढ़ गई है मेरे अंदर की मैं क्या ही कहूँ। तुम्हारी नीली आंखें तो दिल को पागल कर रही है मेरे, पर क्या ही कर सकता हूँ। तुम हो जो मेरी बना नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें बनना तो मेरा ही होगा ना। आखिर तुम्हारे भगवान ने मेरे ही नाम तुम्हारा नसीब में लिखा है माई क्वीन। कहते हो उसके पास ही जाने वाला था, उसके होठों के नज़दीक लगभग उससे किस नहीं वाला था कि दरवाजे पर कोई नॉक है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके अपने ठंडी आवाज में बुलाता है और उससे दूर होकर सामने देता है। तो एक आदमी अपना सर झुकाए हुए, बॉस हमने सारी तैयारी कर ली है, सभी लड़कियां आ गई हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। डैक्स अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वह एक लड़की को अपने साथ लेकर इस कमरे में आता है जिस कमरे में उसने रोशनी को लेटाया था। वह लड़की लगभग 15-16 साल की होगी। इस समय उसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट कपड़े पहने हुए थे। वह उसे लाकर वही सोफे पर लेट देता है, जिससे वह लड़की अपने हाथ जोड़कर अपना सर नाम हिला देती है। वहीं रोशनी की आंखें खुल चुकी थी, पर वो डैक्स को आते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। पर जब वह लड़की की आवाज़ सुनती है तो अपनी हल्की हल्की आंखों को खोलकर उसे लड़की के साथ जो हो रहा था वह देखने लगती है। वह खड़ी तो होना चाहती थी, पर उसके हाथ पर पूरी तरह से काम करने बंद हो चुके थे। वह अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ पैर को देखते हैं। वही उसकी आवाज़ जो लगभग बाहर नहीं आना चाहती थी, फिर भी आ गई। उसे सुनकर डैक्स उसकी तरफ देखने लगता है। वह उसे इतनी कोशिश करते हुए देखकर अपने नीचे लेटी हुई लड़की का गला पड़ते हुए होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिया। क्वीन, कोशिश बेकार है। 9 घंटे तक तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तुम चाह कर भी हिल नहीं पाओगे, पर अपनी आंखों से यह नज़ारा देखोगे। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि मेरी बात ना माने की सज़ा क्या होती है। देखना चाहोगे देखो, इसके बाद तुम आगे मेरी कोई भी बात को इग्नोर नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसे लड़की के साथ फोर्सफुल इंटीमेट होता है। वह लड़की जो माइनर थी, उसके साथ यह सब इतना दर्द भरा था। उसे लड़की की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी। रोशनी यह सब देख नहीं पा रही थी। वह साफ साफ उसे लड़की की हालत को देखकर खुद पर ही शर्मा रही थी कि आखिर वह क्यों उसे लड़की की मदद नहीं कर सकती। वह देख सकती थी उसे लड़की की हालत क्या हो चुकी थी। पूरे बेडरूम में कपड़े थे और वह लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और डैक्स जानवर बन चुका था। जब 144 बेहरमी। क्वीन, कोशिश बेकार है। 9 घंटे तक तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तुम चाह कर भी हिल नहीं पाओगे, पर अपनी आंखों से यह नज़ारा देखोगे। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि मेरी बात ना माने की सज़ा क्या होती है। देखना चाहोगे देखो, इसके बाद तुम आगे मेरी कोई भी बात को इग्नोर नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसे लड़की के साथ फोर्सफुल इंटीमेट होता है। वह लड़की जो माइनर थी, उसके साथ यह सब इतना दर्द भरा था। उसे लड़की की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी। रोशनी यह सब देख नहीं पा रही थी। वह साफ साफ उसे लड़की की हालत को देखकर खुद पर ही शर्मा रही थी कि आखिर वह क्यों उसे लड़की की मदद नहीं कर सकती। वह देख सकती थी उसे लड़की की हालत क्या हो चुकी थी।
पूरे बेडरूम में कपड़े थे और वह लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और डैक्स जानवर बन चुका था। उसे लड़की के साथ इतना फोर्सफुल इंटीमेट हो रहा था कि खून तक बहने लगा था। उसे लड़की का चेहरे से लेकर होठों तक वह मुंह से भी अपना खून निकल रहे थे। इसका मतलब साफ था कि वह सबसे नहीं पा रही थी। जब वह लड़की पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है तब कर कहीं डैक्स से दूर हो जाता है। उसे देखकर रोशनी अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है तो डैक्स अपनी गर्दन तिरछी करके, मुझे देखना नहीं चाहती हो? वैसे चलो आगे जाकर तुम्हें यही देखने की आदत होने वाली है क्वीन। और वैसे भी इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तुम्हें आदत हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसके पास आ जाता हूँ और उसके गालों पर हाथ ही लगाने वाला था कि अपना हाथ उससे दूर करते हुए, नहीं नहीं, मेरा हाथ गंदा हो चुका है। मैं मेरी क्वीन को कैसे गंदे हाथों से छू सकता हूँ? पहले मैं इस लड़की का काम निपटा कर आता हूँ। बहुत चर्बी आ चुकी है इसमें, मेरी कंप्लेंट करे कि वह भी कमिश्नर से। कहते हुए वह अपने ड्रॉ में से चाकू को निकलता है। आवाज सुनकर रोशनी अपनी आंखें खोल देती है। उसके हाथों में चाकू देखी है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी डैक्स उसे लड़की के पास आ जाता है। वह लड़की उसे ना का इशारा कर देती है पर वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बल्कि उसके चेहरे के टुकड़े करने लगता है। ये देखकर रोशनी के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी बल्कि वह तर-तर कहाँ पर रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लड़की की आवाज है, वह किस तरह से उसे नोच रहा था, उसे चाकू की मदद से। ये देखकर उसकी आंखों की तरह से भर चुकी थी। ये सब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे वह वही अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो जाती है। वही जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वही कमरा में ही खुद को पाती है। इस समय उसके हल्के हल्के पर काम करने लगे थे। वह चारों तरफ देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। वह गहरी सांस लेकर और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाने लगती है। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ आती है। दरवाजे की तरफ आकर वह देखते हैं कि दरवाजा खुला है, जिससे वह गहरी सांस लेकर हल्के से दरवाजे को खोलती है तो उसे 2-3 लोग जाते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वह करीब 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ी होने के बाद अपने कदम उसे तरफ बढ़ने लगती है। जैसे तैसे करके वह कमरे से बाहर आकर हाल में इतना जाकर टेरेस की तरफ भागने लगती है, क्योंकि हाल में पहले से ही बहुत सारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उसी के ही साथ कुछ लड़कियां थीं जो बिना कपड़ों की खड़ी थी और उन सभी को देखकर रोशनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पर जो भी हो रहा है वह सही नहीं था। वह जैसे तैसे करके टेरेस पर आती है। टेरेस पर आती है तो पूरा अंधेरा था। तभी वहां पर कुछ लोग आने लगते हैं, जिससे वह एक कमरे में जाकर छुप जाती है जो टेरेस पर बना हुआ था। वह कमरा पूरी तरह से अंधेरे से था। अंधेरे से तो रोशनी को डर लगता था, पर क्या कर सकती थी, अभी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वह अंधेरे में ही चली जाती है। पर जब वह अंधेरे में जाती है, कमरे को बंद करती है, तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है। उसे इतना समझ आ चुका था कि लड़कियों के साथ कुछ भी सही नहीं होने वाला है। वह टेरेस में से ही खिड़की से झांक कर देती है तो वहां पर कुछ अधमरी लड़की जो बिना कपड़ों की थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके साथ रेप हुआ है। और वह रेप ऐसा भी नहीं, बहुत ही ज्यादा डरावना था। टेरेस पर रोशनी आ चुकी थी, जिसकी वजह से वह लड़कियों के शरीर को देखकर पूरी तरह से कांपने लगती है, क्योंकि उन लड़कियों के शरीर पूरी तरह से गहरी गहरी निशाने से भरे पड़े थे। उन सी की पूरी बॉडी से खून आ रहा था और खास करके उनके लोअर पार्ट से। और वही वह आदमी उन लड़कियों के साथ जो करते हैं, उसे देख हुई कर रोशनी अंदर तक सहन जाती है। उस सी की हालत खराब होने लगती है। उसके सीने में उसे दर्द महसूस होता है। वह रोने लगते हैं, अपने मुंह पर हाथ रखकर। 17 साल की रोशनी जिसके सामने हैवानियत हो रही थी, वह ये सब देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। ये सब देखकर वह पागल सी होने वाली थी। उन लड़कियों को वह रहने से इंटिमेट हुआ जा रहा था। उन लड़कियों की हालत भी सही नहीं थी, फिर भी बोलो को इंटिमेट हो रहे थे, अपनी हवस पूरी कर रहे थे। जैसे ही उन सब की हवस पूरी हो जाती है, वैसे ही उन लड़कियों की गर्दन को काटा जाता है। ये देखकर रोशनी अपनी आंखें खोल मुंह खोल सदमे से वैसे ही खड़ी हो जाती है। यह नज़ारा उसके लिए इतना ज़्यादा भयानक था कि वह लगभग खींचने चाहती थी। रोना आती थी कि अगर वह चीज़ थी तो उसके साथ भी यही होता। वह कोने में छुपी रहती हैं। लड़कियों को जब वहां से ले जाया जाता है
तो रोशनी उसे कमरे में ही बंद खुद को कर देती है। कुछ ही वक्त बाद पूरे विला के अंदर एक तहलका मच चुका था। हर कोई किसी को ढूंढ रहा था, वह भी पागलों की तरह। कदमों की आवाज़ सुनकर रोशनी खिड़की से हल्की सी नज़रों से देखती है तो वहां पर 4 बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए, ढूंढो उसे, लड़की को, नहीं तो हमारा बस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई, यहाँ से बाहर तो वह जा नहीं सकती। ये सुनकर दूसरा वाला आदमी टेरेस पर आए होती तो अब तक किसी को पता चला। सभी की तरफ देखो, टेरेस में कहीं छपी तो नहीं है, नहीं तो पूरे विला में ही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब एक एक करके ढूंढने लगते हैं। जब रोशनी ये देखती है कि वह शख्स कैसे उसे तरफ आ रहा है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वह जब दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनती है तो उसके हालात खराब हो जाती है। वह शख्स उसे दरवाजे को खोलना ही वाला था कि तभी दूसरा वाला शख्स उसके कंधे पर हाथ रखकर, पागल हो गया है क्या, यहाँ पर वह रुकेगी तुम्हें लगता है, चलो नीचे कहीं रूम में छपी होगी। ये सुनकर वह शख्स अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। पूरे विला में ढूंढा जाता है रोशनी को, पर रोशनी कहीं भी नहीं मिल रही थी। डैक्स पागल हो चुका था। पूरे 2 दिन हो चुके थे पर रोशनी का पता ही नहीं चल रहा था और ना ही रोशनी उसे कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते हैं कि टेरेस पूरी तरह से खाली हो चुका है। वहां पर कोई नहीं है क्योंकि सभी नीचे ही रोशनी को ढूंढ रहे थे। रोशनी बाहर आने वाली थी कि तभी उसे फिर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह अंदर चली जाती है। तो डैक्स गुस्से में टेरेस पर आया हुआ था। वह अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे हुए टेरेस के ऊपर जाकर रेलिंग से अपने दोनों हाथों को रखकर गुस्से भरी आवाज में, आखिर ये लड़की जा कहाँ सकती है, इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है मुझे बिना बताए जाने की, एक बार मिलते तो इसके पैर ही में काट दूंगा। यहाँ पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये लड़की मिल नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर स्काई जाकर अपना गर्दन झुकते हुए, बॉस, सीसीटीवी कैमरे में 3 लड़कियां भागती हुई नजर आई हैं। उनमें से 2 तो मिल चुके हैं, एक अभी तक मिली नहीं है। सबको यही लग रहा कि वह मैडम है। उद्धरण चिन्ह। डैक्स ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, तो यह मुझे बताने के लिए आया हूँ, जाओ जाकर उसे ढूंढो। अगर वह पुलिस स्टेशन चली गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले ही कमिश्नर यहाँ पर आ चुका है, अगर कोई और आ गया तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। स्काई अपना सर हिलाकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं रोशनी यह सब गौर से सुन रही थी, वह कुछ सोचते हुए, अगर मुझे मोबाइल मिल गया तो मैं किसी की तो मदद ले सकती हूँ। 2 दिन हो गए, पापा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे और मैं यहाँ पर ऐसे कितने दिनों तक रह सकती हूँ। एक तो मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह कुछ सोचने लगते हैं। वह जाना तो चाहती थी पर उसे पता था नीचे जाना मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते वो वहीं पर ही बैठी रहती हैं। 3 दिनों से ना खाने की वजह से वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। भूख लगी थी पर वह कुछ भी नहीं खा सकती थी। वैसे ही बेजान से उसे कमरे में खुद को कैद कर लेती है। रात होने को आई थी, रोशनी ऐसे ही उसे कमरे में बैठी हुई थी। तभी नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है, जिसे रोशनी तेरे से नीचे देखने लगती है तो वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो रही थी, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। तभी वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है, जिससे उसके हाथ पर पूरी तरह से कांपने लगते। जब 145 राघव का पहला शिकार। कहते कहते वह कुछ सोचने लगते हैं। वह जाना तो चाहती थी पर उसे पता था नीचे जाना मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते वो वहीं पर ही बैठी रहती हैं। 3 दिनों से ना खाने की वजह से वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। भूख लगी थी पर वह कुछ भी नहीं खा सकती थी। वैसे ही बेजान से उसे कमरे में खुद को कैद कर लेती है। रात होने को आई थी, रोशनी ऐसे ही उसे कमरे में बैठी हुई थी। तभी नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है, जिसे रोशनी तेरे से नीचे देखने लगती है तो वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो रही थी, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। तभी वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है, जिससे उसके हाथ पर पूरी तरह से कांपने लगते। रात का अंधेरा था और अंधेरे होने की वजह से उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर पीछे वाले शख्स की डार्क प्रेजेंट को महसूस करके वह जैसे तैसे करके पीछे मुड़कर देती है।
तो उसे हेजल ग्रीन आंखें दिखती है, जिन्हें देखकर उसे इतना समझ आ चुका था कि यह डैक्स नहीं है। तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि 3 दिन से ना खाना ना पीने की वजह से वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है उन आंखों को देखकर। वही प्रेजेंट में रोशनी अपनी आंखें खोलते हैं। वह गहरी सांस लेकर शावर के पानी को बंद करते हुए खुद से ही, आखिर क्यों मुझे सूर्या की आंखें देखकर उन आंखों की याद आती है, और ऊपर से उसे दिन भी उसने मुझे वहां पर लेकर गया। आज भी मुझे वह दिन याद है। वह 3 दिन मैं कैसे उसे कमरे में रही हूँ। आज भी आंखों के सामने उन लड़कियों की दर्द भरी चीखें भयानक तरीके से उनके साथ जो हो रहा था, वह उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठाती है। आज भी मैं उसे शख्स को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी मदद की है। मैं इतना तो जानती हूँ, उसने ही मुझे घर तक लाया है। समझ नहीं आ रहा है मैं कब उसे ढूंढ पाऊंगी, पर कभी कभी इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह वही है। अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, क्या सच में यह वही है? इसमें हरकतें भी ऐसी की है जिसे यही लगे कि यह वही है। उसे वक्त भी उसने मुझे उसे जगह पर हो गया जिस जगह से मैं नफरत करती हूँ। वह जगह मुझे लड़कियों की याद दिलाते हैं। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वॉशरूम से बाहर आकर वह कपड़े चेंज करके वह सब कुछ याद करती है। जब वह अपनी आंखें खोली थी, वह बताना तो चाहती थी सभी से, पर समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताएं। इसी वजह से उसने याददाश्त जाने का नाटक कर दिया, और 1 साल में उसने जितना हो सके उतना ज़्यादा डैक्स को ढूंढने का प्लान बनाया, पर उसके घर वालों ने उसे यहाँ से दूर भेज दिया, जिससे ना चाहते हुए भी रोशनी को यहाँ से जाना पड़ा था। यही सोचते सोचते वह कपड़े चेंज करके गहरी सांस लेकर बाहर आ जाते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो वह देखी है कि सूर्या तो यहाँ पर है ही नहीं। वह कुछ सोचते हुए नीचे हॉल में चली जाती है। हाल में आकर वह देखी है तो महक किसी गहरी सोच में है। उसे देखकर उसकी तरफ बढ़कर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे शांत शांत लगता है? क्या जीजू के साथ सुबह आपने बहुत अच्छी तरह से झगड़ा किया है? अब बोलो क्या हुआ है? रोशनी की बात पर महक अपना सर ना में हिलते हुए, कुछ नहीं रोशनी, वह बस मैं जैसलमेर के बारे में सोच रही हूँ। तुम तो जानती हो ना, वहाँ पर पूजा रखने वाले हैं। तुम्हें कुछ बताया दादी ने या माँ ने? रोशनी हैरानी के साथ अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं माँ भी नहीं बताएं और दादी ने भी नहीं, पर हम लोग कब जाने वाले हैं और आप उसे वजह से इतनी टेंशन हो? महक इस पर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं उसे वजह से इतनी टेंशन में नहीं हूँ, बस ऐसे ही, अगर बताया नहीं तो मैं अभी बता रही हूँ ना। माँ बोल रही है कि हमें जाना है तो वही सोच रही हूँ क्या क्या लेकर जाओ। वैसे मेरे साथ तुम्हें शॉपिंग पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमें साड़ियाँ ही पहनी होगी और हैवी ज्वेलरी वगैरह। तो माँ ने कहा है कि हम दोनों को शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, तो तुम बताओ कि तुम्हें कब टाइम है? रोशनी यह सुनकर कुछ सोचते हुए, आज चले जाते हैं। वैसे भी कल मैं बिजी हूँ, परसों भी मैं बिजी होगी, शायद से कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। वैसे आप आगे नहीं करना है वाली हो स्टडी? आपने तो डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया था? आप जॉब तो अप्लाई करने वाली हो ना? रोशनी की यह बात सुनकर महक उदास से भरी आवाज में, करने वाली हूँ, पर तुम्हारे जीजू मुझे करने देंगे तब ना। ये सभी भाई एक से बढ़कर एक है, क्या ही कह सकती हूँ मैं। ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो फिर, आज टाइम है तो दोनों ही शॉपिंग कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोशनी सुनकर कुछ सोचते हुए, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ और फिर हम लोग शॉपिंग करने चले जाएंगे, कहते हुए वह महक गले लगाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वही महक ये सुनकर अपना सर हिला देती है और उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद ये दोनों ही मॉल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर वह कुछ प्रोजेक्ट देख रहा था, पर उसका ध्यान उन प्रोजेक्ट्स पर न होकर अपने फ़ोन पर था। कुछ देर बाद उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह प्रोजेक्ट स्क्रीन को बंद करके अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में आकर वह उसे कॉल को अटेंड करता है तो सामने से अपनी मुस्कुराते हुए आवाज में, क्या हुआ है? लगता है राघव प्रताप की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। तुम्हारे पास तुम्हारा पागलपन के हर एक सबूत तो आ चुके हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि वह सबूत मेरे पास भी है, तो क्यों ना हम दोनों एक डील करें। राघव सामने वाली के बात को अच्छे से सुन रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपने होठों के बीच सिगरेट को रख, मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर तुम्हें डर नहीं है? राघव प्रताप के सामने तुम उसी को ही ब्लैकमेल कर रहे हो। राघव की बात सुनकर सामने वाला मुस्कुराते हुए,
मैं अच्छे से जानता हूँ राघव प्रताप कि तुम क्या क्या कर सकते हो। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी ऐसी है कि तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना पड़ रहा है। पैसे, एड्रेस और टाइमिंग तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम इस नंबर की लोकेशन के बारे में सोच रहे हो तो पहले बता रहा हूँ, ये लोकेशन तुम्हें तुम्हारे ही फोन से मिलेगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। वही राघव ये सुनकर अपने मोबाइल को देखकर मुस्कुराते हुए, इंटरेस्टिंग कोई मिला है जिसने राघव प्रताप को चैलेंज किया है। अब मिलना तो पड़ेगा इससे आखिर में भी, आखिर किसको मुझे डर नहीं है, कहते हुए वह मोबाइल को साइड में रखकर होठों के बीचों बीच पड़ी हुई सिगरेट पर अपनी पकड़ कर लेता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। गुस्सा उसके चेहरे से साफ साफ देखा जा सकता था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आंखें खोलकर देखता है तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। जब मोबाइल में से नंबर को देखा है तो वह नंबर वहां पर नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर सौरभ को अपने केबिन में बुलाता है। सौरभ जो काम कर रहा था वह राघव के कॉल को अटेंड करके जल्दी से केबिन में आ जाता है। राघव उसके सामने अपना मोबाइल को करके वैसे ही सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़कर, पैसे, एड्रेस, टाइमिंग इसवी में उसने दिया है। याद रखना मुझे ये चाहिए। जल बिछाओ पर ऐसा बिछौन कि उसे पता ना चले, कहते हुए वह उसे जाने का इशारा कर देता है। राघव की बात सुनकर सौरभ बिना कुछ बोले अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद रखो वैसे ही अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को पकड़े किसी गहरी सोच में चला जाता है। इस समय उसका चेहरा भले ही ठंडा होकर उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और उन तस्वीरों को निकलता है। उसमें से वह अपने पहले शिकार को निकलता है, जो था महक का दोस्त। उसे देखकर कुछ यादों में चला जाता है, जहां राघव अपने पागलपन से मिलने के लिए अस्पताल के बाहर खड़ा था। तभी वह देखता है कि मैं है किसी इसके साथ हंसते हुए आ रही थी और वह उसका दोस्त कुशल था। कुशल बहुत ही प्यार और स्वीट थम और वन साइड प्यार भी करता था। हमारी महक से यह उसकी आंखों से ही पता चलता था। पर मैं कैसी थी कि जिसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो वह दोनों बाहर आते हैं तो कुशल उसे गले लगाकर उसके गालों पर हल्का सा किस करके वहां से चला जाता है और महक अपने सर पर हाथ रखकर उसे बाय बोल देती है। राघव जो अपनी कार में बैठा यह नज़ारा देख रहा था। उसने अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को अपने मुट्ठियों में भर ली थी। उसका हाथ भले ही चल रहा था पर उसकी जलन उस काम नहीं थी बल्कि उससे ज्यादा थी। वह पहले ही महक को कुशल कैसे नजदीक देकर जल चुका था, पर कुशल का ऐसा महक को किस करना उसकी आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसके आंखों में खटकने लगा था कुशल। वह कुशल को देख रहा था जो वहां से अपनी बाइक से जा रहा था। तभी सौरभ जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वह मिरर में ही राघव को देखकर, हमें क्या करना है, रुकना है या उसके पीछे जाना है? राघव अपनी ठंडी आवाज में, मुझे आज शाम ये गेस्ट हाउस में चाहिए। राघव की बात को समझकर एक पल के लिए तो सौरभ डर से भर जाता है, पर फिर अपना सर हिलाकर राघव ने जैसा कहा था वैसे ही करने लगता है। जब 146 आएगा मजा, जब एक शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। पर उसकी जलन उस कम नहीं थी बल्कि उससे ज्यादा थी। वह पहले ही महक को कुशल कैसे नजदीक देकर जल चुका था, पर कुशल का ऐसा महक को किस करना उसकी आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसके आंखों में खटकने लगा था कुशल। वह कुशल को देख रहा था जो वहां से अपनी बाइक से जा रहा था। तभी सौरभ जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वह मिरर में ही राघव को देखकर, हमें क्या करना है, रुकना है या उसके पीछे जाना है? राघव अपनी ठंडी आवाज में, मुझे आज शाम ये गेस्ट हाउस में चाहिए। राघव की बात को समझकर एक पल के लिए तो सौरभ डर से भर जाता है, पर फिर अपना सर हिलाकर राघव ने जैसा कहा था वैसे ही करने लगता है। शाम का वक्त हो जाता है। कुशल हाल में लेटा हुआ था। इस समय उसके हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। कुशल जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुके थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ पर लाया तो लाया किस लिए है। वह सभी की तरफ देख रहा था पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। यहाँ तक कि उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह पानी के लिए सभी से भीख मांग रहा था, पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। कुशल जैसे तैसे करके अपनी आवाज निकालकर सामने खड़ा जो सौरभ था उसे देखकर, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, मैंने किया क्या है ये तो मुझे बताओ। तभी हाल में खतरनाक और डरावनी आवाज सुनाए होते हैं, गुनाह कर दिया है तुमने। गुनाह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जान को अपनी गंदे होठों से छूने की?
तुम्हें पता है मेरी जान कितनी ज्यादा प्यारी है और तुमने उसे छू लिया, इसकी तो सजा नहीं बल्कि सजा मौत मिलनी चाहिए तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते राघव उसके सामने खड़ा होकर उसके हाथों पर अपनी शूज को रखकर उसे मसलते हुए, तुम्हें पता है तुमने जो किया है ना, इससे मेरा दिल बहुत ज्यादा दर्द करने लगा है और मैं अपने दिल को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आखिर तुमने राज हो उसी में प्रताप को डर दिया है, गलती तो की है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे बाहर रहने की साथ करने लगता है। उसे इस कदर मार रहा था कि राघव को पता ही नहीं चलता कि कब कुशाल ने अपनी आखिरी सांस भी गंवा दी है। जब कुशल को मारे हुए सौरभ देखा है तो वह राघव को कुशल से अलग करते हुए, बॉस वह मर चुका है। ये सुनकर राघव जो पसीने में भीगा हुआ था, उसने अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की ओर करके अपने 2 बटन को खोलकर सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसे जलते हुए, इतनी जल्दी मर गया, मुझे कुछ मजा ही नहीं आया इसके मरने में। पर चलो मार तो गया, पता है इसके साथ क्या करना है। कार एक्सीडेंट कैसे करके इस दफा कर दो और याद रहे ये मैटर भाई तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो। कहते हुए वह गुनगुना कर वहां से चला जाता है। वही सौरभ राघव के पागलपन को देख रहा था। वह सर हिला देता है। जब वह कुशल की डेड बॉडी को एक कर में डालकर सामने से ट्रक को चलाने का इशारा करता है तो सामने से एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कुशल की डेड बॉडी बुरी तरह से ब्लास्ट में जल जाती है। ये सब करते करते सौरभ एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहां से चला जाता है। सुबह का वक्त होता है जब सौरभ राघव को कुशल की फैमिली के बारे में बताता है और राघव व्हाइट कलर के कपड़े पहने वहां पर ऐसा आता है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वह बहुत मासूम तरीके से वहां पर आ जाता है। आखिर कुशल राघव के ही अस्पताल में काम करता था और वही राघव को वहां पर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर राघव की मासूमियत को देखकर सभी को यही लगता है कि राघव प्रताप कितना ज्यादा अपने एम्प्लॉयज के लिए दयावंत है। वह हर एक एम्प्लॉयज की वैल्यू करता है और राघव बड़ी मासूमियत से महक को भी अपने सीने से लगा लेता है जो कुशल के मरने से रो रही थी। और सब अब ये देखकर सौरभ हैरान हो चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका बस ऐसा भी हो सकता है। उसके बॉस के सामने तो गिरगिट भी फेल है। वही राघव प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वह कुशल की डेड बॉडी को देखा है, फिर उन्हें एक तस्वीरों को देखा है जो राघव के पागलपन का शिकार बन चुके थे। उन सभी को देखकर वह डस्टबिन में डालकर लाइटर को उसके अंदर डाल देता है जिससे वह सभी तस्वीर एक एक करके जलने लगते हैं। और राघव उन तस्वीरों को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूर्या अपने केबिन में था। इस समय वह खुद की कंपनी में मौजूद था और सामने मंदार फाइल लिए खड़ा था। सूर्य एक एक फाइल को पढ़ रहा था। इस समय उसके सामने उसके स्टॉक से लेकर उसके बिजनेस क्लाइंट के रिजेक्शन की फाइल थी। वह हर एक फाइल को गौर से देखते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए मंदार को देखकर, मुझे लगा ही था वह यही कुछ करेगी, पता लगाओ यह आखिर रावत किस हॉस्पिटल में है, आखिर पुराने कनेक्शन है, मिलना तो जाना चाहिए कि नहीं, पर यह बात उसके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सुनकर मंदार अपना सर हिलाते हुए वह कुछ सोचकर, मलिक का कॉल आया था। वह कह रहा था कि चांदनी रावत अपने असिस्टेंट आदित्य कपूर को आजकल टॉर्चर बहुत करने लगे हैं। सूर्या ये सुनते ही अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। उसे पता है क्या आदित्य क्या क्या करता है, इसकी वजह से तो वह से ये सब कर रही हैं। अगर आदित्य को हमने अपनी तरफ कर भी लिया तो कुछ फायदा नहीं होगा मंदार, क्योंकि वह भी गीदड़ है जिसे छोड़ा हुआ मांस खाना पसंद है। चांदनी चाहे लड़की ही, पर अक्सर लड़कियां ही अपने दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उसे काम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मंदार जरा डिटेल निकालो मैडम, इतने सालों से क्या क्या कर रही थी, हमें भी पता चले हमारी दीवानगी में इन्होंने क्या क्या किया है। मंदार ये सुनकर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तो वही सूर्या अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए कैमरे को देखते हुए, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हिरण शेरनी कैसे बन सकते हैं। लगता है गहरे असर छोड़ दिए हैं उसे, पर किसी ने अब आएगा मजा जब एक शेरनी का शिकार करेगा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह सीसीटीवी फुटेज को अपनी अच्छी तरह से मुस्कुराहट लिए देखने लगता है। जैसे वह सीसीटीवी फुटेज जो चल रही है उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है। पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वह लैपटॉप को बंद करके ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर सामने आसमान को देखकर बहुत जल्द हर एक रात से पर्दा खुलने वाला है। हम तो बेकार में ही इतने सारे कष्ट ले रहे थे। शेरनी पहले से ही खूंखार बन चुके हैं
और मुझे नहीं लगता है ऐसे और बनाने की जरूरत है। आने वाले हर एक शिकार को वह आसानी से घायल तो कर ही सकती है। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी मॉल में जा चुकी थी। मॉल में आकर वह अपने लिए कपड़े ले रही थी और महक के साथ शॉपिंग करने में लग चुकी थी। कुछ देर बाद इतने सारे कपड़ों को लेने के बाद वह पीछे उसके साथ आए हुए सर्वेंट को दे देते हैं और दोनों ही फूड एरिया में चले जाते हैं। दोनों बैठने के बाद रोशनी अपने सर पर हाथ रखकर, इतने सारे कपड़े दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें पहनकर कहीं घूमने तो दूर की बात है, मैं तो एक जगह से हल तक नहीं पाऊंगी। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? दादी से कहकर जैसलमेर जाने का प्लान है, आप कैंसिल करवा दो। इससे अच्छा है हम कहीं बाहर घूमने चले जाए। कहते कहते वह छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर महक उसके बालों को सहलाते हुए, बच्चा ऐसा नहीं होता है ना, वो पर पूजा रखती है, हमें उसके कपड़े नहीं लेने हैं। पर उसके कपड़े, दादी ने कहा है कि वह हमें वो कपड़े देने वाले हैं और उनके पुश्तैनी गहने ये सब बाकी है, तो समझो उसे वक्त हमें कितना सब कुछ पहनना है। अब हमने रॉयल फैमिली से शादी की है तो जाहिर सी बात है बच्चा, हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर रोशनी उदासी भरी चेहरे के साथ बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, काश उसे वक्त में आपकी शादी में आता ही नहीं, तो आज मैं कुंवारी होती। पर क्या ही कर सकते हैं, अब शादी तो हो गई, रोकर तो कुछ फायदा है नहीं, भाग कर तो मैं जा नहीं सकती, नहीं तो मेरा शैतान पति मुझे हर तरफ ढूंढता रहेगा। कहते कहते वह उदासी से अपना सर हिला देती है। वही उसकी बात को सुनकर महक मुस्कुराहट देती है, वह गहरी सांस लेकर, बच्चा कभी तो बड़ी हो जा, वैसे तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी, माँ और पापा दोनों ही आने वाले हैं। ये सुनते ही रोशनी अपनी आंखों में चमक लिए, सच में पापा को देखे हुए कितने दिन हो गए सुनाए, वह बिजनेस के काम से कहीं बाहर चले गए, अच्छा होगा वह भी आ जाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी हम इतने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, फैमिली वेकेशन हो जाएगी। कहते कहते वह कुछ सोचते हुए महक के दोनों हाथ पकड़कर, पर दीदी मैं ना, जैसे मेरे के बारे में बहुत सुना है, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोग, वहाँ के कपड़ों से लेकर उनके पारंपरिक प्रथम मतलब सब कुछ एक अलग ही है, वहाँ पर जाना हमारे लिए बहुत अलग होने वाला है। ये सुनकर महक अपना सर हिलाते हुए, हाँ इसी वजह से उन सभी को सबसे अलग माना जाता है। उनकी खूबसूरती, उनके जो कपड़ों से लेकर उनका वह रहना, उनकी वह रॉयल्टी, सब कुछ अलग ही उन्हें बना देती है सबसे अलग और खूबसूरत। कहते कहते वह मुस्कुराते हैं तो रोशनी यह सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए, पर पता नहीं क्यों जैसे मेरे का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है, कोई अपना सा ही वहाँ पर रहता है, एक अपना सहायक एहसास होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, जैसे वह मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है। जब 147 गुस्सा। ये सुनकर महक अपना सर हिलाते हुए, हाँ इसी वजह से उन सभी को सबसे अलग माना जाता है। उनकी खूबसूरती, उनके जो कपड़ों से लेकर उनका वह रहना, उनकी वह रॉयल्टी, सब कुछ अलग ही उन्हें बना देती है सबसे अलग और खूबसूरत। कहते कहते वह मुस्कुराते हैं तो रोशनी यह सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए, पर पता नहीं क्यों जैसे मेरे का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है, कोई अपना सा ही वहाँ पर रहता है, एक अपना सहायक एहसास होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, जैसे वह मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी की हर एक बात को महक गौर से सुन रही थी। उसके बातों को सुनकर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वह उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, बच्चा तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है तुम, और जैसे मैं पहले जा रही हूँ, अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि और क्या लेना बाकी है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हमको जो सैंडल वगैरह ले लेते हैं वहाँ पर कुछ काम आ जाएंगे। कहते कहते वह उसे पिज्ज़ा खिलाने लगते हैं। रोशनी भी महक की बात पर अपना सर हिलाकर उसके साथ पिज्ज़ा खाने के बाद वह लोग कुछ सैंडल स्लीपर्स लेने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही उनका 6 बजे बज जाते हैं। शॉपिंग मॉल से वह घर जाकर सोफे पर बैठ जाती है तो सामने गायत्री बैठी हुई मिलती है, जिन्हें देखकर वह मुस्कुराते हुए, आ गई, अच्छा किया तुम दोनों आगे बैठो, मैं तुम दोनों के लिए पानी मांगती हूँ। कहते हुए गायत्री वहां से चली जाती है। वही गायत्री को जाते हुए देखकर रोशनी कुछ सोचते हुए महक से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके मुस्कुराते हुए, कुछ भी कहो दी, पर हमारी माँ है ना, वह टिपिकल सासू जैसी नहीं है जो बहू के ज्यादा खर्च ले होने पर या ज्यादा बाहर जाने पर गुस्सा करते हैं या कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। सच में हमारा तो माँ ही मिली है, मैं कभी कभी सोचती हूँ
इतनी अच्छी किस्मत मेरी कैसे हो सकती। मैं तो सोचा था कि मेरी सास बस खड़ूस होगी, हमेशा ही मुझ पर चिल्लाएगी, पर माँ तो सच में माँ है। बहुत प्यार करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह कुछ सोचकर मुंह बनाकर, पर इनके ऐसे बेटे क्यों हैं, खड़ूस हिटलर की तरह हमेशा गुस्सा करते हैं। और देखे तो ऐसे जैसा कुछ कहे यह मद्दे आपको बता भी नहीं सकती। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता है। हमेशा ऐसे देखा है जैसे मैं इसका कुछ चुरा लिया है, और अगर बातें करूं और कुछ सवाल भी करूं तो ऐसे जवाब देगा जो मैथ्स के प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब एक पहेली जो मुझे होती नहीं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उदास भरे चेहरे के साथ महक को देखने लगती है। वही महक इसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाकर, बच्चा ऐसी बातें नहीं की जाती हैं अपने पति के बारे में, और वैसे भी तुम्हारा पति जैसे भी हूँ वो तुम्हें खुद ही हैंडल करना है। ऐसे किसी को अपने पति और अपने घर में चल रही कुछ भी नहीं बताना चाहिए। रोशनी इस पर अपना सर हिलाते हुए, मैं किसी को नहीं, आपको ही बता रही हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा किसी को इस बारे में बताती की नहीं हूँ। बताने के लिए क्या ही बताऊँ, इसकी गुस्से भरी आंखें या पहली वाली बातें। ये सब छोड़ो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं अब रूम में जाती हूँ। मुझे बहुत बुरी वाली नींद आ गई है। आप ये कपड़े हैं ना अपने पास ही रख दीजिए, और जो मेरा है वह बाद में भिजवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। वही महक इसकी बात पर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और रोशनी को जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है गायत्री। गायत्री अपने हाथों में पानी का गिलास लिए रोशनी को न देखकर हैरानी के साथ, बेटा रोशनी कहाँ पर गई? गायत्री के हाथों से गिलास लेकर महक उन्हें अपने साइड में बैठकर, माँ वह कुछ नहीं, थक गई है तो वही कमरे में चली गई है। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आप इसे पहनकर जरूर बताना कैसा लगा है। कहते हुए वह उसके सामने एक बैग को आगे कर देती है। गायत्री ये देखकर मुस्कुराते होंगे बड़े प्यार से, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? महक इस पर अपना सर ऊपर की ओर करके अपना सरना में हिलाते हुए, यह मेरी नहीं रोशनी की चॉइस है, वही आपको कुछ देना चाहते थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गायत्री अपना सर हिला देती है और मुस्कुराते हुए, सच में ये लड़की ना बहुत प्यारी है। अब तुम ये छोड़ो और जाकर आराम करो, सर्वेंट तुम्हारे कमरे में सामान भेज देंगे, तुम भी बहुत थक चुकी होगी ना। उद्धरण चिन्ह। महक इस पर अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। तभी गायत्री उसे रोकते हुए बड़े प्यार से, वैसे बेटा तुमने रोशनी को बात ही दिया है ना कि हम 2 दिन के बाद जैसलमेर जाने वाले हैं? महक इस पर अपना सर हिलाते हुए, हाँ माँ मैंने बोल दिया है। उद्धरण चिन्ह। गायत्री इस पर अपना सर हिला देती है और महक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। वहीं रोशनी जब कमरे में आती है तब उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसे रोशन आए मोबाइल में देखते हैं तो कोई अनजाना नंबर था, जिससे कुछ सोचते हुए वो कॉल अटेंड करती हैं तो सामने से एक गंभीर आवाज आ जाती है, रोशनी में बात कर रहा हूँ अभिमन्यु। रोशनी अभिमन्यु का नाम सुनकर हैरानी के साथ, जी बोलिए आपने मुझे ऐसे कॉल किया? अभिमन्यु रोशनी की बात को सुनकर कुछ सोचते हुए, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्स आने वाले हैं, 1 महीने के बाद एग्जाम्स आने वाले हैं। किताब तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम जितना हो सके उतना जल्दी से एग्जाम्स को क्लियर करो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सुनकर रोशनी परेशान हो जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर, पर मैं एग्जाम नहीं दे सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता मैं शादी होने के बाद वह ड्यूटी निभा सकती हूँ। अब तो जानते हैं कि एनी टाइम कभी भी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और शादी के बाद मैं यहाँ से ऐसे जा नहीं सकते, कुछ और रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए, रास्ता तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो वैसे सुना है कि डैक्स गायब हो चुका है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ? उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपना सर हिलाते हुए, आपको क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? इसी वजह से तुम्हें इस घर में आई थी, सोचा नहीं था कि मैं उसे कभी मार पाऊंगी। अभिमन्यु इस पर मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था, मैं बहुत खुश हूँ तुम नहीं ये सब किया है, पर आप मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एग्जाम देने चाहिए। शादी तुम्हारी अगर हो गई है तो आगे तुम फैमिली के बारे में सोचो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर तुम्हें कॉल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए, जी जरूर अंकल, अब अच्छे से जानते हैं अगर मैं ये सब कुछ सीख पाई हूँ
तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला सकते हैं। कहते कहते वह कॉल कट कर देती है। वहीं रोशनी उदासी भरे चेहरे के साथ, अब तो मैं एग्जाम भी नहीं दे सकती, अगर एग्जाम दी और उसमें सिलेक्ट भी हो गई तो फ़ायदा क्या। 3 महीने के लिए मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा और मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं, पता नहीं मेरी शादी ही क्यों कर ली। उसे वक्त उसके साथ रिलेशन में आती तो आज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, पर क्या ही कर सकती हूँ। चल रोशनी बेटा अब सुन ले, वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ मैं। कहते हुए वह बिस्तर पर बड़े आराम के साथ लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ मयंक कॉलेज गया था। आज रोशनी तो आने वाली नहीं थी, तो वह सारे लेक्चर खुद अकेले अटेंड कर लेता है। शाम का वक्त हो जाता है, वह टैक्सी के लिए रुक जाता है। तभी उसके सामने आ जाता है रॉकी। रॉकी को देखकर वह उसे इग्नोर करके वहां से जाने ही वाला था कि रॉकी उसका हाथ पकड़कर, कहाँ जा रहे हो, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, वैसे भी मेरा घर उसी रास्ते पर है। ये सुनकर मयंक अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुकिंग कर ली है, तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह जाने ही वाला था कि रॉकी उसका हाथ पकड़कर, आखिर इतना गुस्सा क्यों करते हो मुझसे, वैसे भी हम दोनों इतने बार एक साथ बाइक से जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई अनकंफर्टेबल फील होगा। रॉकी की बात सुनकर मयंक अपना हाथ उससे दूर करते हुए, अनकंफर्टेबल नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है तुम्हारे साथ कहीं पर जाना, उससे अच्छा है कि मैं पैदल ही अपने घर जाऊं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी नज़रें दूसरे तरफ कर लेता है तो रॉकी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मयंक अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम ऐसे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो, कहीं मैं जोक मार रहा हूँ। मयंक की बात पर रॉकी अपना सर ना में हिलाते हुए, तुम्हें देखकर मुझे लड़कियों की याद आ जाती है, उनमें और तुम में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों की ही दोनों नखरे करने में पहले ही आगे रहते हैं। अब ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बैठ जाओ, ऐसा कौन सा मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, अगर मेरा मूड बदले तो हम दोनों कर ही सकते हैं अगर। कहते कहते वह उसके शर्ट के बटन पर अपने उंगलियों रख देता है, जिससे मयंक उसका हाथ अपने से दूर करते हुए, दूर हटो मुझे बेशर्म इंसान, मुझे तो पहले ही तुम्हारी नीयत बताती, इसके लिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर आ जाने के लिए डरता हूँ, पता नहीं तुम्हारी नीयत कब बदले। और कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, वैसे कुछ भी कहूँ, जहाँ मुंह करने को मिले वहाँ पर तुम आते ही रहते हो ना, मतलब लड़कियाँ हो या लड़के तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आखिर इंटरेस्ट किसमें है। मैंने दोपहर में तुम्हें एक लड़की के साथ देखा जिसने तुम्हारा शर्ट के बटन खोल रखे थे और अपने हाथों से तुम्हारे सीने को सहला रही थी। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ, मुझे प्यार लड़कियों के साथ ही होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लड़कों के साथ फ्लर्ट करूं या उनके साथ कुछ करूं। अनटाइटल्ड चैप्टर। दूर हटो मुझे बेशर्म इंसान, मुझे तो पहले ही तुम्हारी नीयत बताती, इसके लिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर आ जाने के लिए डरता हूँ, पता नहीं तुम्हारी नीयत कब बदले। और कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, वैसे कुछ भी कहूँ, जहाँ मुंह करने को मिले वहाँ पर तुम आते ही रहते हो ना, मतलब लड़कियाँ हो या लड़के तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आखिर इंटरेस्ट किसमें है। मैंने दोपहर में तुम्हें एक लड़की के साथ देखा जिसने तुम्हारा शर्ट के बटन खोल रखे थे और अपने हाथों से तुम्हारे सीने को सहला रही थी। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ, मुझे प्यार लड़कियों के साथ ही होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लड़कों के साथ फ्लर्ट करूं या उनके साथ कुछ करूं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगता है। वह उसे वक्त को याद करता है जब वह कैंटीन की तरफ जा रहा था, तभी उसे सेकंड फ्लोर को कुछ लड़कियां बातें करते हुए सुनाई देते। फोन सभी को इग्नोर करके जाने वाला था कि उसके पर रुक जाते हैं उन लड़कियों की बात सुनकर। पहले वाली लड़की मुस्कुराते हुए, आज रखता है रॉकी की गर्लफ्रेंड रॉकी को छोड़ने नहीं वाली है। सी। दूसरी वाली लड़की मुस्कुराते हुए, छोड़ेगी भी कैसे, इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड जो मिला है। थर्ड फ्लोर पर कोने में उन दोनों का कुछ चल रहा होगा। मैं रीमा को कहते हुए सुना था कि वह आज रॉकी को छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पहले वाली लड़की है, सुनकर उदासी भरी आवाज में, सच में रीमा की तो किस्मत ही सही है, इतना रिच बॉयफ्रेंड चौहान का लड़का है, वह तो सोच ले वह कितनी ज्यादा नसीब वाली होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मयंक को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था।
वह वहां से जाने वाला था पर अनजाने में सही उसके पर थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं। और जब वह थर्ड फ्लोर पर आता है तो सामने रीमा और रॉकी को देखा है। रीमा जिसके हाथ रॉकी के सीने पर थे और रॉकी अपनी आंखें बंद कर चुका था। ये सब देखकर मयंक के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वही प्रेजेंट टाइम में मयंक ये सब सोचते हुए गुस्से में वहां से जा चुका था। तो रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए, मयंक तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, वह तो रीमा के हाथों की। मयंक उसकी बात को बीच में रोकते हुए, मुझे ना ही कुछ जानना है तुम्हारा और उसे रीमा के बारे में, ना ही मुझे एक्सप्लेन चाहिए। वैसे भी मैं हूं कौन जो तुम मुझे ये सब बता रहे हो? ना ही हम दोनों दोस्त हैं, ना ही कुछ और भी बन सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो वही मेरे लिए काफ़ी। अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाता हूँ, मेरी टैक्सी आ चुके हैं और आइंदा से मुझसे बात मत करना। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही मयंक को रॉकी जाते हुए देख रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां बन चुकी थी। वह गहरी सांस लेकर वहां से गुस्से में चला जाता है। और वही मयंक टैक्सी के दरवाजे को बंद करके अपनी तिरछी नजरों से देखा है तो रॉकी वही अपनी जगह पर खड़ा मयंक को देख रहा था। ये देखकर वह विंडो लगा लेता है और अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था रॉकी पर, क्योंकि रॉकी उसे ऐसा लग रहा था कि वह चीटर है। जो उसका तो उसे करना चाहता है और साइड में गर्लफ्रेंड को भी रखना चाहता है। ये सोचते सोचते मयंक को तो गुस्सा इतना आ रहा था कि वह जाकर आप रॉकी को मारना चाहता था। पर वह यही सोच रहा था कि उसका और रॉकी का क्या रिश्ता है जो वह ये सब करेगा। वह सब कुछ इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और रॉकी उसे जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी हल्की हल्की लाल होने की आई थी। वह कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकालता है और फिर वहां से किसी से बात करते हुए चला जाता है। रात का वक्त हो जाता है। रोशनी की आंखें तब खुलता है जब उसके बालों पर किसी का हाथ उसे महसूस होता है। वह अपनी आंखें खोलकर सामने देती है तो सूर्या उसे ही देख रहा था, उसके बालों को सहलाते हुए। क्या तुम्हें और सोना है फायरफ्लाई? रोशनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए अपना सरनामे हिलाते हुए छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, नहीं बस बहुत हो गया, वैसे आप कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं? कहते कहते रोशनी अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वह अभी जगी हुई थी जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। और वही सूर्या उसके बालों को सहलाते हुए, मैं तो बस अभी आया था, तुम्हें सोते हुए देखा तो तुम्हें जगाने का मन नहीं किया, जो जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही सूर्या अपना मोबाइल निकालकर कुछ टाइप करने लगता है। तभी वह देखता है कि रोशनी का मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। वह रोशनी के मोबाइल में देखा है तो मयंक का कॉल आ रहा था। वह वैसे ही मोबाइल को साइड में रख देता है। तभी रोशनी बाहर आ जाती है और कुछ सोचते हुए सूर्या की तरफ देखकर, आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोग जैसलमेर जाने वाले हैं। मुझे तो सुबह दिमे बाद तो मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए चली गई और मैं आपका कार्ड भी यूज़ किया है, पर मैं करने नहीं वाली थी, पर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, वैसे भी दी सारे पैसे देने वाली थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा और आप भी गुस्सा हो जाते तो मैं आपका कार्ड उसे कर दिया। कहते रहते हो बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो वही सूर्या उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, फायरफ्लाई मैंने कभी भी तुम्हें चीज़ के लिए रोका है? ये कार्ड तुम्हारा है, मैंने तुम्हें इस उसे करने के लिए ही दिया है। सी तुम जैसे चाहो उसे कर सकती हूँ। आखिर तुम मेरी बीवी हो और तुम जानती हो कि मेरे पास क्या क्या है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने और मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ आगे कर देता है तो रोशनी उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं कि हम लोग जैसलमेर जाने वाले हैं? सूर्या उसके बालों को सहलाते हुए वैसे ही उसे अपने सीने से लगाकर, बताने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा और वैसे भी हम बस कुछ दिनों के लिए ही वहां पर जाने वाले हैं। रोशनी यह सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, पर आपको तो बताना चाहिए था ना, बहुत बुरे हैं, मुझे देने बताया तब मैं पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वैसे आपने बताया नहीं जैसलमेर में हम क्यों जा रहे हैं? दीदी ने बताया कोई पूजा है,
पर पूजा क्यों वहाँ पर रखी है? अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो क्या आपका वहाँ पर कोई घर है? कहते कहते वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उनमें चमक लिए उसे देखने लगती है। तो सूर्या गहरी सांस लेकर, हाँ हमारा पूरा नाम ये कह सकती हो? पूछते नहीं, घर है वहाँ पर जहाँ पर मेरी माँ की समाधि है। ये सुनकर वह हैरानी के साथ, माँ की समाधि मतलब गायत्री माँ? सूर्य अपनी शांत आवाज में, तुम्हें पता नहीं है फायरफ्लाई, मेरी माँ को गुजरे हुए 25 साल हो गए होंगे और गायत्री माँ उनकी बहन है। पापा ने शादी कर ली क्योंकि मैं छोटा था और माँ का प्यार जरूरी था। जब मुझे मेरी माँ के बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा आया, पर बचपन में जिसने पाला उसे तो भूल नहीं सकते थे। मैंने अधिकार तो दे दिया पर वह नहीं दे पाया जो मैं अपनी माँ को दे सकता था, वह प्यार जो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के लिए है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी जल्दी से उसके गोद में बैठकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर बड़ी मासूमियत से, क्या आप उदास है? कहते रहते हो? बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। सूर्या इस पर कुछ नहीं कहता है। वह रोशनी को अपने गले लगा लेता है। रोशनी भी उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग होकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर आज सभी मौजूद थे। प्रलय कुछ सोचते हुए सूर्य की तरफ देखकर, अच्छा हुआ तुम आज डिनर पर मिल ही गए हैं। तुम तो जानते हो ना 2 दिन के बाद हमें जैसलमेर जाना है, क्योंकि वहां पर हम पूजा रखने वाले हैं। इतने साल हो गए तुमने वहां पर अपनापन नहीं रखा है। अब वक्त आ गया है कि वहां पर जाकर उसे जगह को भी तुम्हारी याद आ रही होगी। प्रलय की बात सुनकर सूर्या अपना सर हिला देता है। तो महेंद्र कुछ सोचते हुए, सुना है जैसलमेर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा है, जाने से पहले सारी तैयारी कर लो। मैं नहीं चाहता कि वहां पर जाकर किसी को भी कुछ तकलीफ हो। कहते हुए वह अपने दोनों पोते और अपने बेटे की तरफ देखा है। तो तीनों अपना सर हिला देते हैं। महेंद्र कुछ सोचते हुए सूर्या की तरफ देखकर, खास करके तुम वहां के माहौल से अच्छे से वाकिफ होंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा उसे माहौल को घर के औरतों के सामने नहीं लाना है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तभी सौम्या जी कुछ सोचते हुए महक की तरफ देखकर, तुम्हारी माँ और पापा भी आने वाले हैं ना, उनसे भी मैं बात की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक अपनाकर हिलाते हुए, हाँ दादी मैंने पापा से भी बात की है और माँ से भी बात की है, वह दोनों ही आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे। तभी महेंद्र कुछ सोचते हुए राघव, प्रलय और सूर्या को स्टडी रूम में बुलाता है। उद्धरण चिन्ह। जब 149 बहस। कहते हुए वह अपने दोनों पोते और अपने बेटे की तरफ देखा है। तो तीनों अपना सर हिला देते हैं। महेंद्र कुछ सोचते हुए सूर्या की तरफ देखकर, खास करके तुम वहां के माहौल से अच्छे से वाकिफ होंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा उसे माहौल को घर के औरतों के सामने नहीं लाना है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तभी सौम्या जी कुछ सोचते हुए महक की तरफ देखकर, तुम्हारी माँ और पापा भी आने वाले हैं ना, उनसे भी मैं बात की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक अपनाकर हिलाते हुए, हाँ दादी मैंने पापा से भी बात की है और माँ से भी बात की है, वह दोनों ही आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे। तभी महेंद्र कुछ सोचते हुए राघव, प्रलय और सूर्या को स्टडी रूम में बुलाता है। उद्धरण चिन्ह। वही रोशनी अपने कमरे में आकर बैठी हुई थी। तभी वह देखी है कि मयंक का कॉल आ रहे हैं। मोबाइल को उसने रूम में ही छोड़ रखा था, तो वह जल्दी से कॉल को अटेंड करने के लिए वहां पर चले जाते हैं। मोबाइल को जैसे ही वहां हाथों में लेकर कॉल अटेंड करती हैं, तो सामने से मयंक गुस्से भरी आवाज में, कब से कॉल कर रहा हूँ, एक बार भी कॉल को अटेंड नहीं कर रही हूँ। आखिर ऐसा कौन से काम में बिजी हूँ मैडम, जरा मुझे भी बता दो। ये सुनकर रोशनी बड़ी प्यार भरी आवाज में, वह क्या है ना, आज थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि जैसलमेर जाने का प्लान बना रही हूँ, और अब जैसलमेर जाने का प्लान बना रही हूँ तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, तो आज वही शॉपिंग के लिए बिजी थी। अब ये बताओ कि तुम्हारी जुबान इतनी तीखी क्यों बनी है, क्या हुआ है, जरा मुझे भी पता चले। कहते कहते वह सोफे पर बैठ जाती है। तो मयंक गुस्से भरी आवाज में, गुस्सा क्यों नहीं रहोगा, आखिर तुम आज पूरा दिन कॉलेज में नहीं थी और नहीं मेरा कॉल अटेंड कर रही थी। ऊपर से आज का दिन भी बहुत खराब गया, मेरा सोचा नहीं था कि कभी मेरा दिन खराब भी चला जाएगा। इतना अब ये बताओ कल कॉलेज आने वाली हूँ कि नहीं, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करने हैं। मैंने फोटो सेंड कर दी है तुम्हें, असाइनमेंट बोली कर सबमिट कर दो कल।
उद्धरण चिन्ह। कहते कहते शांत हो जाता है। तो रोशनी बच्चों की तरह मुंह बनाकर, सच में ये सबमिट ना मुझे होने नहीं वाला है। अभी तक मैं प्रोजेक्ट बुक की तरफ देखा भी नहीं है। अब मुझे ये जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई नहीं, सेंड कर दो, मैं आज रात बैठकर कंप्लीट कर दूंगी। तुमने कर दी? कंप्लीट तो कर दी है, पर सबमिट नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने अभी तो कुछ किया नहीं होगा। तो मैं क्यों सबमिट करूँ? दोनों एक साथ कल सबमिट करेंगे। और कल की डेट आखिरी है मैडम, कल कुछ भी करके प्रोजेक्ट बुक कंप्लीट कर देना, दोनों एक साथ सबमिट कर देंगे। कहते कहते वह कॉल कट कर देता है। वही रोशनी उसकी बात को सुनकर अपना सर हिला देती है और जल्दी से अपने सर पर एक दुपट्टे को बांधकर स्टडी टेबल के पास चली जाती है और फटाफट प्रोजेक्ट बुक निकालकर प्रोजेक्ट जो भी दिए थे वह कंप्लीट करने लगते हैं। रात के 1 बजे बज जाते हैं। सूर्य आ जाता है। सूर्य जैसे ही आता है तो सामने रोशनी को इतने फोकस के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए देखा है। वह गहरी सांस लेकर उसके पास आते हुए, क्या हो रहा है फायरफ्लाई, स्टडी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगा था कि तुम स्टडी भी करती हूँ। रोशनी यह सुनते ही अपनी नज़रें तिरछी करके सूर्या को देखकर मुंह बनाते हुए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? आपको पता नहीं है पर मैं स्टडी में बहुत अच्छी हूँ, पर मैं बताती नहीं हूँ किसी को। आई नो फायरफ्लाई, तुम स्टडी में कितनी अच्छी हो। प्रधान कॉलेज मेरा ही है और कॉलेज में मैं तुम्हारे मार्कशीट भी अच्छी है, एवरेज है, और जहाँ तक मुझे पता है मैथ्स में तुम्हें पासिंग मार्क्स ही मिले हैं। कहते हुए वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। तो रोशनी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, हाँ मुझे पता है, क्योंकि वह मुझे होता नहीं है। इतने डिफ़िकल्ट सम और ऊपर से इतना सारे फॉर्मूले, आखिर एक बच्ची कितना सारा पढ़ेगी? थोड़ा तो उसे पर रहम किया करो। पर नहीं, पता नहीं ऐसी स्टडी किसने निकाली है। 7 सब्जेक्ट मेरे सर पर ही डाल रखे हैं। एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था जितना एक स्टूडेंट इन सभी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप टॉपर रह चुके होंगे। अब ये बात अलग है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे से नहीं होता है। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी करके मुंह बनने लगती है और वही सूर्या उसकी बात को सुनकर वैसे ही उसे देखते हुए मुस्कुराकर, अगर बहस करने की जगह ज़्यादा दिमाग चलाती तो पक्का तुम भी टॉपर बना ही जाती। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे देखने लगता है। वही उसका ताना सुनकर रोशनी अपनी जगह से खड़ी होकर, पहले तो हम दोनों की हाइट को मैच करती है। उसकी हाइट उससे बहुत ही छोटी हो रही थी तो वह सोफे पर चढ़कर उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पास दिमाग की नहीं है? मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ, वह भी बिना वजह। ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप ही हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कर लेते दूसरे से शादी, अच्छी खासी लड़की है तो मिल रही थी आपको। वह तो आपको नहीं चाहिए थी, आपने तो मुझे ही शादी कर ली। आपको सोचना चाहिए ना, एक बच्ची से शादी करने से पहले 10 बार, पर नहीं, आपको तो एक बच्ची चाहिए थी। कर लेते एक अच्छी आपको मैच करने वाली टॉपर से। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह से गुस्से में घूरने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर और उसके गुस्से बड़े चेहरे को देखकर सूर्या अपनी शांत आवाज में उसे बेहद नजदीक कर लेता है। उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बड़े प्यार भरी आवाज में, करने को तो मैं कर लेता, पर मुझे पता है ये बच्ची बहुत ज़्यादा बदमाश है और एक तो तुमने मुझे आदत लगा दी है, और ऊपर से जब से तुम्हें पहली बार मैंने देखा था तभी मैं सोच लिया था कि तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। आखिर मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा सबसे ज़्यादा हक है। कहते कहते वह मुस्कुराने लगता है तो रोशनी नहीं उसे देखकर कुछ सोचते हुए ना समझी में, मतलब आपने मुझे बचाया है? आखिर कौन से पहाड़ से मैं कूदने चली गई थी जो आपने मुझे बचाया है, मुझे भी पता चले। उद्धरण चिन्ह। सूर्या रोशनी के नासमझे वाले चेहरे को देखकर उसकी गालों को सहलाते हुए मिस्टीरियस वे में, जब यह आंखें देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ गया उसे वक्त तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने कब और कहाँ तुम्हें बचाया है। वैसे फायरफ्लाई, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर लिया। मुझे लगा था कि तुम्हें आंखें देखकर सब कुछ याद आ जाएगा, लगता है तुम्हारी याददाश्त आप कमज़ोर होती जा रही है। बादाम खाया करो, क्या पता याददाश्त फिर से आने लगे। कहते कहते वह तो शांत हो जाता है, पर वही उसकी बातों को सुनकर रोशनी को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है। वह बस कुछ नहीं कहते अपना सर हिला देती है तो सूर्या उसे अपनी गोद में उठकर बेड की तरफ ले जाने लगता है, जिसे रोशनी अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं नहीं, मुझे कल किसी भी हालत में प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं।
अगर मैं सो गई तो प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा? आप ना सो जाए, मैं तब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सो जाऊंगी। पर रोशनी इसके आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही सूर्य उसे अपनी आंखें दिखाते हुए, शांति से सो जाओ, फायरफ्लाई बहुत ज्यादा थक गई होगी। और वैसे भी प्रोजेक्ट अगर तुमने ना भी दिए तो भी तुम्हें पास कर ही लेंगे, अगर नहीं किया तो मैं हूं ना। सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जो भी हासिल करना है अपने दम पर ही हासिल करना है। मैं अगर आपसे मदद लेती तो मैं पढ़ती नहीं ना, क्योंकि मेरे पास तो इतना अच्छा पति है जो इतना अच्छा कमाता है। मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? पर फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद का नाम बनना चाहती हूँ। कल को मुझे सब लोग ये ना समझे कि मैं सूर्य प्रताप के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, बल्कि सब लोग ये कहेंगे कि सूर्य प्रताप ने अपनी बीवी अपनी जैसी चॉइस की है, ना कि उसे पर डिपेंड रहने वाली। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंखों में एक चमक लिए उसे देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर सूर्य मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी के पास दिमाग भी है और बातें भी बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी मुंह बनाते हुए, मेरे पास दिमाग भी है और मैं बातें भी बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। आप ना मुझे ज़्यादा सुनाया मत करो, अब छोड़ो दीजिए मुझे, पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होंगे ना तो मयंक भी अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेगा, वह तो मुझ पर ही डिपेंड रहता है। कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगती है तो सूर्य बिना कुछ बोले उसे छोड़ देता है। ये देखकर पहले तो रोशनी हैरान हो जाती है, फिर अपना सर हिलाकर वहां से सीधा स्टडी टेबल पर बैठकर फटाफट से नोटबुक निकालकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगती है। सूर्य भी कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप निकलता है और अपने गोद में रखकर अपना काम करने लगता है। जब वह ये देखा है कि रोशनी अपनी आंखें बंद कर रही हैं और वह वहीं अब सो गई हैं, तो गहरी सांस लेकर लैपटॉप को साइड में रखकर घड़ी में देता है। तो रात के 3 बजे चुके थे। वह गहरी सांस लेकर रोशनी के पास चला जाता है, उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाता है। बेड पर लाकर उसे के ऊपर ब्लैंकेट को डालकर गहरी सांस लेता है और फिर उसकी जो असाइनमेंट थी वो खुद कंप्लीट करने लगता है। कंप्लीट करते करते सुबह के 5 बजे बज जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर रोशनी के पास जाकर उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब 150 असाइनमेंट। सूर्य भी कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप निकलता है और अपने गोद में रखकर अपना काम करने लगता है। जब वह ये देखा है कि रोशनी अपनी आंखें बंद कर रही है और वह वहीं अब सो गई है, तो गहरी सांस लेकर लैपटॉप को साइड में रखकर घड़ी में देता है। तो रात के 3 बजे चुके थे। वह गहरी सांस लेकर रोशनी के पास चला जाता है, उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाता है। बेड पर लाकर उसे के ऊपर ब्लैंकेट को डालकर गहरी सांस लेता है और फिर उसकी जो असाइनमेंट थी वो खुद कंप्लीट करने लगता है। कंप्लीट करते करते सुबह के 5 बजे बज जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर रोशनी के पास जाकर उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी की आंखें तब खुलता है जब उसका मोबाइल 10 से 12 बार बज चुका होगा। वह जब अपनी आंखें हल्की हल्की खोलते हैं तो उसे अपने सीने पर भारी भारी जैसा महसूस होता है, तो वह नीचे झुककर देती है तो सूर्य उसके सीने पर कर रुके हुए सो रहा था। वह उसे देखकर एक पल के लिए तो खो जाते हैं, पर उसे खोने का मौका दिए बिना उसका मोबाइल बजने लगता है, जिससे वह पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है। वह देखते हैं सूर्य के चेहरे पर भी साफ साफ इरिटेशन देखी जा सकती थी। वह जल्दी से अपना मोबाइल लेकर सूर्य का चेहरा हल्के से अपने से दूर रखकर जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली जाती है और कॉल को अटेंड करती है। तो सामने से मयंक चिल्लाते हुए, मैडम तू है कहाँ पर? घड़ी में देख 9:30 बज चुके हैं, आधे घंटे के अंदर कॉलेज जा, आज पता है ना लास्ट दिन है प्रोजेक्ट सबमिट करने का, अगर तुम्हारी नहीं ना तो सच में मोटी में तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर लगभग रोशनी के हाथों से मोबाइल गिरने ही वाला था। वह हैरानी के साथ, क्या इतने बज गए और तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो? मैं कहते कहते वह बिना मयंक की कोई बात सुन फटाफट से वॉशरूम में भागती है। तब तक सूर्य भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वह रोशनी को ही देख रहा था जो बिना उसकी तरफ देखकर भागते हुए वॉशरूम में जा रही थी। उसने अपना मोबाइल भी सोफे पर फेंक दिया था और वह ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई जंगली सांड पड़ा हो।
वह फटाफट से वॉशरूम में जाकर करीब 10 मिनट के अंदर ही वह वॉशरूम से बाहर आ जाती है। इस समय उसने अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। वह इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने सूर्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उसने उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज किए थे और यह सूर्या अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। वह रोशनी के चेहरे पर परेशानी जल्दबाजी साफ साफ देख सकता था। रोशनी कुछ सोते हुए जल्दी से कपड़े पहनते पहना स्टडी टेबल की तरह बढ़ जाती है। स्टडी टेबल पर आकर वह जल्दी से प्रोजेक्ट्स के पेपर्स को देखने लगते हैं। वह उन सभी को देखकर हैरानी के साथ, कल मैंने कंप्लीट भी किया था पर यह हैंडराइटिंग तो मेरी नहीं दिख रही है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह आधी हैंडराइटिंग देती है जो खुद की थी, जो इतनी गंदी थी कि देखने वाला भी बुक्स को ओपन ही ना करे। और दूसरी तरफ एक ऐसे हैंडराइटिंग थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिख रही थी। उसका हर एक शब्द बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वह अपनी नज़र के पीछे करके सूर्या को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। वह उसे देखकर जल्दी से उसके पास आते हुए, क्या आपने कल मेरा आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था? उद्धरण चिन्ह। सूर्या अपना सर हाँ में हिला देता है तो रोशनी बिना देर किए प्रोजेक्ट बुक को साइड में रखकर उसके दोनों गालों को पढ़कर उसके होठों पर अपने होठों को रखकर एक्साइटमेंट से उसे किस करते हुए बड़े प्यार भरी आवाज में, अपना बहुत बहुत अच्छे वाले पति हो पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलो अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हम रात को मिलते हैं और जल्दी आ जाना। कहते हुए रोशनी वहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं। वही सूर्या रोशनी को जाते हुए देख रहा था। वह से जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपने होठों को 2 उंगलियों से टच करता है। उसके होठों पर भी एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। रोशनी जो तूफान की तरह चली गई थी, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और फटाफट से वह ड्राइवर से कहकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ कॉलेज में गेट पर खड़ा मयंक कब से अपनी घड़ी को देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर ही लेकर थी। वह घड़ी को देखा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी थे कॉलेज का गेट बंद होने के लिए। वह बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि रोशनी फटाफट से आ जाए और उसकी दुआ भी कबूल हो जाती है। रोशनी जब 10 बजे बजने को 1 मिनट काफ़ी था, तभी रोशनी मयंक का हाथ पकड़कर गेट के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह दोनों गेट के अंदर आते हैं, वैसे ही गेट बंद हो जाता है। दोनों ही गहरी गहरी सांस लेते हैं और वही मयंक उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बाद में आराम के साथ सांस लेना, अभी फटाफट से क्लास के अंदर चल, इससे पहले कि प्रोफेसर हम दोनों की जान ले ले। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह दोनों फटाफट से भागकर क्लासरूम में आ जाते हैं। पर उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी क्योंकि प्रोफेसर आ चुके थे। वह दोनों दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर की उन दोनों पर नज़र चले जाते हैं। वह दोनों को अंदर आने के लिए कह देते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा न होने की वार्निंग भी देते हैं। दोनों ही अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हिलाकर प्रोफेसर ने जैसे कहा था वैसे ही अंदर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद कहीं जाकर रोशनी और मयंक की सांस में सांस आ जाते हैं। वह दोनों 2 लेक्चर के बाद ही बिना तीसरा लेक्चर अटेंड किए कैंटीन में चले जाते हैं क्योंकि दोनों नहीं ब्रेकफास्ट किया, नहीं तो और हमारी रोशनी थी जिसकी भूख उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह जब कैंटीन में आती है तो पहले ही वहां पर एक लड़की मौजूद थी जिसके हाथों में टिफिन बॉक्स था। वह टिफिन बॉक्स को देखकर उसे लड़की की तरफ हैरानी से देखने लगती है तो वह लड़की अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर रोशनी को समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये टिफिन बॉक्स उसके पति नहीं उसके लिए लाया होगा, जिससे उसकी पूरी तरह से मुंह बन जाता है। वही मयंक उसका मजाक उड़ाने लगता है और रोशनी उसे खो जाने वाली नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्या अपने लैपटॉप में से रोशनी के मासूम से चेहरे को देखा है जो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वह स्क्रीन पर देखा ही रहा था कि तभी वहां पर आ जाता है मंदार। मंदार के आते हैं सूर्य लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करके मंदार की तरफ देखा है तो अंदर अपना सर झुकाते हुए, बॉस गॉडफादर ने आपको ये फाइल देने को कहा है। वह चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ ले, इसके बाद आपको जब चाहे तब वह आपकी मदद करेंगे, साथ में जो चाहिए वह मिल जाएगा। मंदार की बात पर सूर्या बस अपना सर हिलाते हुए फाइल को लेता है। जब वह फाइल को लेता है तो हर एक डिटेल को पढ़ाते हुए, जिसे ये तलाश रहा है वह मुंबई में नहीं है, मतलब हमें जैसलमेर में ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
पता लगाओ कि आखिर गॉडफादर इसे क्यों ढूंढ रहा है। कुछ तो है इसमें, इसी वजह से गॉडफादर इसे ढूंढ रहा है। मंदार इस पर अपना सर हिलाते हुए, हमने कोशिश तो बहुत की है, पर अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि हो ना हो ये गॉडफादर की बेटी है, जो सालों पहले गायब हो चुकी है। किसी को भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसकी लास्ट लोकेशन जैसलमेर में ही दिखाया गया था, और उसके बाद वह कहाँ गई ये किसी को भी नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। सूर्या ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, तो पता लगता अगर हमें भी तो पता चले कि गॉडफादर की बेटी कौन है। याद रखना उसके हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो, और यह किसी को पता ना चले, खास करके माइकल को। वैसे क्या हाल है उसका? सुना है उसका बेटा गायब हो चुका है। मंदार अपना सर हिलाते हुए, वह इन्फॉर्मेशन निकल जा रही है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। सभी ढूंढ रहे हैं और सभी को यही लग रहा है कि हो ना हो आपका हाथ इसमें है, पर अभी तो कोई फ्रूट्स नहीं मिले हैं। और गॉडफादर ने खुद कहा है, क्या आप उसे वक्त उसके साथ थे? और पार्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी किसी पर हमला नहीं कर सकता है। सूर्या ये सुनकर अपना सर हिला देता है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचते हुए, वैसे 2 दिन के बाद जैसलमेर जाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और तेजाब दोनों ही वहाँ पर मेरे साथ आओ। खतरा बढ़ चुका है, और अब खून की होली खेलने वाले हैं सभी, कहते हैं। वह उसे देखने लगता है। मंदार सूर्या की बात पर अपना सर हिलाकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सूर्या अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे कुछ सोचने लगता है। उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था वह किसी गहरी सोच में है। अपनी जगह से खड़ा होकर वह ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। होठों के बीच सिगरेट को रखे उसके कैश लेने लगता है, और एक हाथ पेंट के पॉकेट में डाले मुंबई को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रावत इंटरप्राइजेज में चांदनी अपनी केबिन में बैठी हुई थी। सामने आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा थका हुआ है। चांदनी अपने दोनों हाथ आपस में उलझाए उसे अपनी ठंडी आंखों से देखकर, कहाँ था ना काम हो जाना चाहिए, फिर इतनी देर कैसे हो गई? तुम अच्छे से जानते हो आदित्य, मुझे हर एक काम वक्त पर ही पसंद है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा पूरा 400 करोड़ का लॉस हुआ है। तुम जानते हो ये लॉस कितना ज्यादा इफेक्ट करने वाला है रावत इंटरप्राइजेज के लिए।